तो यहाँ पर आपको ये इस वीडियो में हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान देखिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का आपको यहाँ पर ये आपको भाग 5 पॉलिटिकल साइंस का भाग 5 आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 11 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय 11 आपको समसामयिक चुनौती का यहाँ पर पार्ट तीसरा होगा। आइए हम इसको देखते हैं। तो इसमें पार्ट तीसरा में सबसे आप यहाँ देखते हैं लीमा वार्ता। आप यहाँ देखिए लीमा वार्ता वर्ष 2014 में देखिए आपको ये लीमा वार्ता आपको हुआ था। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की लीमा बैठक में वर्ष 2012 के बाद पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने की संभावना का प्रबल विकास हुआ, क्योंकि अमेरिका द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वर्ष 2025 तक वह वर्ष 2005 का स्तर से लगभग 26 से 28% ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करेगा। चीन ने भी यह घोषणा की है कि वह भी ग्रीन हाउस गैसों में स्वैच्छिक कटौती करेगा और वर्ष 2030 तक चीन के द्वारा अपनी ऊर्जा की आपूर्ति में लगभग 20% भाग गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करेगा। अमेरिका एवं चीन के बीच ग्रीन हाउस गैसों कटौती का स्वैच्छिक समझौता किया गया। इस संभावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखिए लीमा बैठक में किसी भी प्रकार के बाध्यकारी एवं वैधानिक समझौते पर विचार नहीं हुआ जो क्योटो प्रोटोकॉल का मूल भाग है। बैठक में इस बिंदु का उल्लेख नहीं है कि यदि स्वैच्छिक रूप से किए गए उद्देश्य का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान होगा। चीन को वर्ष 2030 तक असीमित उत्सर्जन का अधिकार दे दिया गया है, जबकि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में बढ़ते तापमान को कम करने हेतु वर्ष 2050 तक वर्ष 2010 का स्तर से 40 से 50% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना अनिवार्य है अथवा वर्ष 2100 तक इसे अथवा वर्ष 2000 तक इसे वर्ष 2010 के स्तर से शून्य किया जाए, अथवा वर्ष 2100 तक इसे वर्ष 2010 के स्तर से शून्य किया जाए। अब के विकसित देश बनाम विकासशील देश देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बैठक में चीन एवं अमेरिका के बीच होने वाली सहमति पर ही मूल्य बल दिया गया, क्योंकि पहली बार चीन द्वारा स्वैच्छिक कटौती की घोषणा की गई। विकासशील एवं विकसित देशों के बीच विकासशील एवं विकसित देशों के बीच विद्यमान मूल मुद्दे जैसे तकनीक हस्तांतरण, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोष के प्रावधान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। देखिए भारत की स्थिति रणनीति देखिए आपको भारत की स्थिति मतलब यहाँ पर रणनीतिक रूप में देखिए आपको भारत के लिए वर्तमान सम्मेलन से वर्तमान सम्मेलन से नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चीन द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की कटौती की एक तरफा घोषणा के बाद भारत के ऊपर अत्यधिक दबाव है। विकासशील देशों द्वारा निर्मित ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन जिसको अंग्रेजी में बेसिक बोलते हैं BASIC भारत एवं चीन बेसिक एकता भी प्रभावित हो रही है। भारत विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का उत्सर्जन चीन का एक चौथाई तो अमेरिकी उत्सर्जन का एक तिहाई एवं यूरोपीय यूनियन का आधा है। भारत का उत्सर्जन रूस एवं जापान जैसे देशों के लगभग बराबर है, जो औद्योगिक देश है जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों के बाद के समझौते पर सहमति भी प्रकट की थी, परंतु दुनिया के देशों का ध्यान भारत पर ज़्यादा है। फिर आप यहाँ देखिए एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भारत के ग्रीन हाउस का उत्सर्जन वर्ष 2030 तक लगभग 4 से 5 हजार मिलियन मीट्रिक टन होगा, जो अमेरिका एवं चीन से नीचे होगा, जबकि वर्ष 2030 तक चीन के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 2012 के स्तर से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत ग्रीन हाउस गैसों
उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, परंतु प्रति व्यक्ति आंकड़े से भारत का उत्सर्जन अत्यधिक कम है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से अमेरिकी उत्सर्जन का 1/10 है। इसलिए भारत के ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करने के संदर्भ निम्न रणनीतियों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पहला देखिए, पर भारत के द्वारा ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाए। भारत के द्वारा उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाए। नवीकरण ऊर्जा के प्रयोग में आने वाली लागत को कम से कम करना। नवीकरण ऊर्जा के प्रयोग में आने वाली लागत को कम से कम करना। भारत के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष का आंकड़ा शामिल करना उचित नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूरोपीय देशों के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन लगभग स्थिर हो चुके हैं। क्योंकि अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन लगभग स्थिर हो चुके हैं। चीन के उत्सर्जन स्थिर होने के कगार पर। भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। जहाँ वर्ष 2050 तक देश का प्रभावी औद्योगिकरण एवं शहरीकरण होगा। भारत वर्ष 2025 तक ग्रीन हाउस की कटौती में वर्ष 2005 के स्तर से लगभग 25 से 30% की कमी की जा सकती है। भारत वर्ष 2025 तक ग्रीन हाउस की कटौती में वर्ष 2005 के स्तर से लगभग 25 से 30% तक कमी की जा सकती है। भारत ऊर्जा उत्पादन में नवीनीकृत ऊर्जा भारत ऊर्जा उत्पादन में आपको नवीनीकृत ऊर्जा के भाग को 20% बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में 24 घंटे बिजली देने हेतु ऊर्जा के बड़े भंडार की आवश्यकता है। भारतीय सरकार द्वारा कहा गया है कि 2030 तक लगभग 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा के द्वारा होगा। भारत अवित एवं तकनीक का हस्तांतरण की मांग पर बल दिया जा रहा है। अब आगे हम देखिए, जलवायु परिवर्तन व पेरिस समझौते जिसको COP बोलते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते जिसको COP बोलते हैं। देखिए, COP मतलब पार्टियों का सम्मेलन 21। देखिए, पार्टियों का सम्मेलन 21। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि देखिए, कोपेनहेगन सम्मेलन वर्ष 2009 के असफल हो जाने के पश्चात डर्बन सम्मेलन वर्ष 2011 में तय किया गया था कि वर्ष 2015 के सम्मेलन में सभी देशों द्वारा स्वीकार्य समझौते का निर्माण किया जाएगा, जिसे वर्ष 2020 के बाद लागू किया जाएगा। देखिए, उल्लेखनीय है क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2020 में समाप्त होगी। इसके बाद लागू किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण पेरिस सम्मेलन वर्ष 2015 में किया गया। लीमा समझौता वर्ष 2014 के अनुरूप सभी देशों को स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्षित सहयोग INDC की घोषणा पेरिस सम्मेलन से पूर्व करनी थी। जिन मुद्दों पर लीमा सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई, उन पर भी पेरिस सम्मेलन में चर्चा हुई। देखिए, स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्षित सहयोग। देखिए, स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्षित सहयोग देखिए, जो अंग्रेजी बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC स्मॉल s। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कि आपको देखिए इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC। देखिए, प्रत्येक देश अपनी घरेलू परिस्थितियों एवं विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु अपनी ओर से योगदान निर्धारित करेंगे। इसके साथ एक वैश्विक कार्यक्रम भी जुड़ा होगा, जो अनुकूलन की दिशा में सामूहिक तौर पर कार्य करेगा। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि पेरिस सम्मेलन से जुड़े मुद्दे देखिए। दिसंबर 2015 विश्व के 190 से अधिक देशों ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौते को अंगीकार किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं जोखिमों को कम करने के लिए औसत वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पहला देखिए, इस समझौते में विकासशील देशों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग देने के लिए विकसित देश वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन का योगदान देंगे। और दूसरी ओर विकासशील देश आज है, किंतु विभेदात्मक दायित्व कॉमन बट डिफरेंटिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR के सिद्धांत के आधार पर अपनी स्थानीय परिस्थितियों एवं संदर्भित क्षमताओं के अनुरूप योगदान देंगे। चूंकि इस समझौते में सभी देशों के दायित्वों को स्वीकारा गया है, इसलिए पिछले सम्मेलन की तुलना में यह अधिक समन्वयकारी है।
देखिए पेरिस सम्मेलन के प्रति, अब यहाँ देखिए पेरिस सम्मेलन के प्रति, देखिए पेरिस सम्मेलन के प्रति बेसिक पेरिस सम्मेलन के प्रति बेसिक मतलब ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन का दृष्टिकोण देखिए। चीन का दृष्टिकोण इस मुकाम देखिए। इस समूह एक व्यापक महत्वाकांक्षी और वैधानिक रूप में बात कर संधि तक पहुँचने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, किंतु विभेदीकृत सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया, जिसमें अनुकूलन उत्सर्जन में कटौती और हानि, लॉस एवं क्षति, डैमेज की स्थितियों से निपटने के उचित वित्तीयन हस्तांतरण, तकनीकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण पर जोर। सम्मेलन की देखिए पेरिस सम्मेलन की असफलता के बिंदु देखिए। पेरिस सम्मेलन के असफलता के बिंदु यहाँ पे हम देखिए क्या पेरिस सम्मेलन की असफलता के बिंदु देखिए। वित्तीयन तकनीकी हस्तांतरण क्षमता निर्माण पर कोई बात कर समझौता नहीं हो पाया, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की सफलता को शंकायुक्त बनाता है। कई राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2030 के बाद कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। कई राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2030 के बाद कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई, जबकि समस्या अभी की है बांग्लादेश, मालदीव जैसे V20 मतलब वैल्यूबल जिसको अंग्रेजी बोलते हैं उलनेरेबल सुभेद वुलनेरेबल सुभेद देशों के डूबने का खतरा इस दशक का है। देखिए भारत का स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्षी सहयोग देखिए यहाँ पर वो भारत वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इकाई कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कमी लाएगा। भारत वर्ष 2030 तक देखिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इकाई कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कमी लाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर है दूसरा देखिए इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु वर्ष 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन का 40% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। तो तीसरा देखिए संरक्षण और सुधार की परंपरा और मूल्यों पर आधारित स्वास्थ्य और टिकाऊ रहन सहन पर जोर देगा। चौथा देखिए वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनाच्छादन और पेड़ पौधे से अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनाच्छादन और पेड़ पौधे से अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत द्वारा घोषित उपरोक्त सहस्त्राब्दी के देखिए भारत द्वारा घोषित उपरोक्त लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है, क्योंकि भारत में विद्युत उत्पादन का 60% से अधिक परंपरागत स्रोतों से प्राप्त होता है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में भी भारत विकसित देशों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। देखिए यद्यपि भारत में निरंतर सौर, पवन, नाभिकीय एवं बायोमास आधारित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देश में वनारोपण के स्तर में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। देखिए इस प्रकार भारत पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाते हुए विकास लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, जिसे दोहरी चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। अब यहाँ देखिए भारत का दृष्टिकोण देखिए भारत का दृष्टिकोण यहाँ पर देखिए जलवायु वार्ता में भारत की स्थिति बहुत जटिल होती है, क्योंकि एक तरफ भारत अपनी बड़ी जनसंख्या के कारण विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। वहीं प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में 135वें स्थान पर स्थित है। इससे भारत सभी वार्ताओं में जलवायु न्याय एवं ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के प्रश्न को प्रमुखता से उठाता है। इसके अतिरिक्त भारत जलवायु वित्तीयन में पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करने एवं क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। अब के निष्कर्ष आप देखिए संक्षेप में पर्यावरणीय समस्या मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अतः विकसित एवं विकासशील
अतः विकसित एवं विकासशील विकास उत्तर दक्षिण विवाद के बजाय इसका साझा समाधान समय की मांग है, जिसमें विकसित देशों की भूमिका अहम होनी चाहिए। पर्यावरणीय समस्या के देखिए, पर्यावरणीय समस्या का समाधान है तो सभी संध्या महत्वपूर्ण है, परंतु यह समस्या का सतही एवं तत्कालीन समाधान है। देखिए दीर्घकालीन समाधान के गहरी पारिस्थितिकी एवं गांधीवादी आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विकास बनाम पर्यावरण के स्थान पर धारणीय है। इसके साथ साथ विकास बनाम देखिए विकास बनाम पर्यावरण के स्थान पर धारणीय धारणीय विकास देखिए धारणीय विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ सरकार की भूमिका तो अहम ही है, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर अति उपभोग की जगह सदुपयोग को आदत के रूप में विकसित करना समस्या का समुचित एवं संपूर्ण समाधान होगा। और देखिए मानवाधिकार, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, यहाँ पे देखिए विश्व राजनीति मानवाधिकारों के महत्व में निर्विवाद रूप से वृद्धि हो रही है और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी प्रयत्न किए जा रहे हैं। देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व में पहली बार मानवाधिकार के महत्व में निर्णायक वृद्धि हुई है। देखिए इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा, शक्ति संतुलन एवं शक्ति संघर्ष के साथ साथ मानवाधिकारों को भी केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ। यद्यपि यह सत्य है कि मानवाधिकारों की रक्षा अभी भी मूलतः आदर्शवादी विचार है। देखिए इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा, शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा, शक्ति संतुलन एवं शक्ति संघर्ष के इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा, शक्ति संतुलन एवं शक्ति संघर्ष के साथ साथ मानवाधिकारों को भी केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह सत्य है कि मानवाधिकार की रक्षा अभी भी मूलतः आदर्शवादी विचार है। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको मानवीय हस्तक्षेप देखिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इनकी अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय हस्तक्षेप देखिए, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बोलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की अवधारणा देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु तथा घरेलू मामलों में राज्यों का ही पूर्ण नियंत्रण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार चार्टर के अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार चार्टर के अनुच्छेद 2.7 में स्पष्ट कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्यतापूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अवैधानिक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्यतापूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अवैधानिक है। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का केवल एक ही आधार है, वह है आत्मरक्षा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार अहस्तक्षेपवाद है, परंतु समकालीन युग में मानवाधिकार का हनन को रोकने हेतु किए गए हस्तक्षेप को मानवीय हस्तक्षेप की संज्ञा दी जा रही है। फिर देखिए मानवाधिकार मानवता के वे सार्वभौमिक अधिकार है जो मानव मात्र को प्राप्त है। मानवाधिकार मूलतः नैतिक अधिकार है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें मानव मात्र को निश्चित अधिकार सौंपे गए और मानवाधिकार का यह आधार लॉक के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों के रूप में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पारित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पारित ये अधिकार नैतिक अधिकार थे, क्योंकि महासभा की घोषणा बाध्यकारी रूप में राज्यों पर लागू नहीं होती है। क्योंकि महासभा घोषणा को बाध्यकारी रूप में राज्यों पर लागू नहीं होती। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए यद्यपि बाद में प्रत्येक राज्यों ने इसके अनुरूप मानवाधिकारों की रक्षा हेतु विधि का निर्माण किया। यद्यपि बाद में प्रत्येक राज्यों ने इसके अनुरूप मानवाधिकार की रक्षा हेतु विधि का निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवाधिकार नैतिक है, क्योंकि मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ आपको राष्ट्र राज्यों के समर्थन पर ही निर्भर है। देखिए मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में मानव मात्र को अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि इसका अधिकार मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा मानव मात्र को अधिकार प्रदान किए गए, यद्यपि इसका आधार
यद्यपि इसका आधार 19वीं सदी में देखा जा सकता है, जबकि वर्ष 1890 के ब्रुसेल्स समझौते के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1926 के जिनेवा कन्वेंशन में स्पष्ट कहा गया कि युद्ध में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। वर्ष 1926 में जिनेवा कन्वेंशन में स्पष्ट कहा गया युद्ध में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। इस मान्यताओं को सार्वभौमिक घोषणा पत्र ने व्यापक एवं लोकप्रिय बना दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। अब के मानवाधिकार देखिए क्या मानवाधिकार की अवधारणा पर विभिन्न आपत्तियां देखिए मानवाधिकार घोषणा शीत युद्ध के दौरान हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य संघर्ष विद्यमान था। सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर भी राज्यों के मध्य अनिम्नलिखित स्पष्ट मतभेद उभरे, जिसमें पहला देखिए आपको दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने मानवाधिकार अनुच्छेद 1 को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें उल्लेखित था कि सभी व्यक्ति अपनी गरिमा और अधिकारों के संदर्भ में समान है। अफ्रीकी सरकार के अनुसार यह घोषणा अफ्रीकी सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का उदाहरण है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन है। दूसरा कि आवश्यक सोवियत संघ एवं साम्यवादी देशों ने इस बिंदु पर आपत्ति की मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की उपेक्षा की गई है। सोवियत संघ इन्हें बुर्जुआ अधिकार का और इसे शीत युद्ध का घोषणा पत्र भी कहा। तीसरा देखिए सऊदी अरब मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा और सऊदी अरब ने धार्मिक आधार पर मानवाधिकार घोषणा पर आपत्ति उठाई। उनके अनुसार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 18 अस्वीकार्य है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने चयनानुसार धार्मिक उपासना का अधिकार और धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। अब देखिए शीत युद्ध के देदांत काल के दौरान वर्ष 1966 में मानवाधिकार के 2 घोषणा पत्र जारी किए गए। शीत युद्ध के देदांत काल के दौरान वर्ष 1966 में मानवाधिकार के 2 घोषणा पत्र जारी किए गए, जिसमें पहला आपको शिविर राजनीतिक अधिकारों का समझौता। दूसरा आप यहाँ पर देखिए दूसरा आपको यहाँ पर आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। दूसरा देखिए दोनों को सामूहिक रूप में अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भी कहा गया। इसमें साम्यवाद एवं पूंजीवाद के मतभेद को समायोजित करने का भी प्रयत्न किया गया। 70 के दशक में हेलसिंकी समझौता मानवाधिकार के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने मानवाधिकार को सम्मान देने का निर्णय किया। देखिए 70 के दशक से अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मानवाधिकार रक्षा को अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य बताया। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा वियतनाम में कार्रवाई हुआ। उदाहरण के लिए क्या अमेरिका द्वारा वियतनाम में कार्रवाई, पूर्व सोवियत संघ द्वारा हंगरी एवं चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप। देखिए वर्ष 1965 सभी प्रजातीय भेदभाव को समाप्त करने का समझौता हुआ। यद्यपि उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार सत्ता में थी। 70 के दशक में मानवाधिकार की सूची 70 के दशक में मानवाधिकार की सूची का विस्तार हुआ। महिलाओं के शोषण समाप्ति का भी समझौता हुआ। वर्ष 1979 महिलाओं के विरुद्ध सभी भेदभाव समाप्ति का समझौता किया। वर्ष 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी भेदभाव समाप्ति का समझौता किया गया, जिसे वर्ष 1991 में और व्यापक बनाया गया था। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक भेदभाव समाप्त करने का समझौता किया गया। मानवाधिकार समूची मानवता को प्राप्त अधिकार है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति ज़्यादा दयनीय है। इसलिए इनके लिए विशेष एवं पृथक प्रावधान किए गए और वर्ष 1989 में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु समझौता किया गया। सोवियत संघ के विघटन बाद शीत युद्ध समूचे विश्व निर्जातीय एवं धार्मिक संघर्ष उत्पन्न हुए। इससे वर्ष 1991 में मानव नरसंहार को रोकने और समाप्त करने का समझौता किया गया। शीत युद्ध विश्व में अमेरिका की विदेश नीति मानवाधिकार एवं मानवीय हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण भाग बना दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1993 का वियना समझौता प्रमुख है। अब इसी संदर्भ में आपको
वर्ष 1993 के विधान सभा प्रमुख है। इसी वर्ष मानवाधिकार की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा को मानवाधिकार उच्चायोग की स्थापना की। शीत युद्धोत्तर विश्व मानवाधिकार की रक्षा में गैर राष्ट्रीय कर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन अमेरिका की आलोचना की। देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व मानवाधिकार की रक्षा में गैर राष्ट्रीय कर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने अमेरिका की भी आलोचना की। देखिए इसके अतिरिक्त ह्यूमन राइट्स वॉच आपको ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर देखिए इसके अतिरिक्त ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय जनमत का ध्यान आकर्षित किया। उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त को किसी राज्य को दंडित करने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय कि मानवाधिकार उच्चायुक्त को किसी राज्य को दंडित करने का अधिकार नहीं, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने का नैतिक दायित्व दिया है। मानवाधिकार को रोकने का नैतिक दायित्व दिया गया है। अब उल्लेखनीय है कि चीन ने वर्ष 1998 को सिविल राजनीतिक अधिकारों घोषणा पत्र वर्ष 1966। उल्लेखनीय है कि चीन ने वर्ष 1998 में सिविल राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र वर्ष 1966 को स्वीकार किया, जबकि अमेरिका ने इसे वर्ष 1992 में स्वीकारा था। इससे स्पष्ट है कि शीत युद्धोत्तर विश्व मानवाधिकार रक्षा हेतु लगातार आम सहमति का निर्माण हो रहा है। देखिए मानवीय हस्तक्षेप सोमालिया कोसोवा रवांडा घटना शीत युद्धोत्तर विश्व मानवाधिकार रक्षा हेतु राजनीति एवं सिविल स्वतंत्रता के साथ विकास के मुद्दों पर भी बल प्रदान किया गया। देखिए मानवीय हस्तक्षेप सोमालिया कोसोवा रवांडा घटनाएं शीत युद्धोत्तर विश्व मानवाधिकार रक्षा हेतु राजनीति एवं सिविल स्वतंत्रता के साथ विकास के मुद्दों पर भी बल प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन का मानना है कि बिना स्वतंत्रता एकांगी एवं अपूर्ण। इसी प्रकार का मत आपको महबूब उल हक ने व्यक्त किया। देखिए जिनके अनुसार सुरक्षा का मूल अभिप्राय मानवीय सुरक्षा था। भिखु पारेख ने इस बिंदु पर देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवाधिकार रक्षा हेतु लगातार आम सहमति का निर्माण हो रहा है। मानवीय हस्तक्षेप सोमालिया कोसोवा रवांडा घटनाएं शीत युद्धोत्तर विश्व मानवाधिकार रक्षा हेतु राजनीति एवं सिविल स्वतंत्रता के विकास के मुद्दों पर भी बल प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन का मानना है कि बिना विकास की स्वतंत्रता एकांगी एवं अपूर्ण है। अमर्त्य सेन का मानना है कि बिना विकास की स्वतंत्रता एकांगी एवं अपूर्ण। इसी प्रकार का मत आपको महबूब उल हक ने भी व्यक्त किया। फिर आपको आगे देखिए आपको जिनके अनुसार सुरक्षा का मूल अभिप्राय मानवीय सुरक्षा है था। भिखु पारेख ने इस बिंदु पर बल दिया कि मानवाधिकार को विश्व में सकारात्मक रूप में लागू किया जाए। सामाजिक आर्थिक विषमता के उन्मूलन का प्रयत्न हो। यद्यपि मॉरिस क्रैक्सटन इस मत से असहमत हैं। देखिए इनके अनुसार मानवाधिकार सार्वभौमिक इससे यह सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं हो सकते। क्योंकि समूचे विश्व में एक प्रकार की समान असामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए केवल सिविल राजनीतिक अधिकार ही सार्वभौमिक हो सकते हैं।
देखिए मानवाधिकार की प्रकृति देखिए मानवाधिकार की प्रकृति देखिए मानवाधिकार सापेक्ष अब पहला देखिए मानवाधिकार सापेक्षिकता बनाम सापेक्षिकता बनाम सापेक्षिकता सापेक्षिकता बनाम सार्वभौमिकता सापेक्षिकता बनाम सार्वभौमिकता देखिए मानवाधिकार मानव मात्र को प्राप्त अधिकार मानवाधिकार मानव मात्र को प्राप्त अधिकार इस इनकी प्रकृति इससे इनकी प्रकृति सार्वभौमिक है परंतु मानव होने का अभिप्राय भिन्न भिन्न संस्कृतियों में देखिए भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है इससे समुदाय एवं संस्कृति की भिन्नता को स्वीकार करना आवश्यक है। सार्वभौमिकता देखिए सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षिकता का विवाद आरंभ से ही विद्वान है क्योंकि सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर साम्यवादियों ने वैचारिक रूप में आपत्ति की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मानव मात्र के बजाय बुर्जुआ वर्ग के अधिकार प्रतीत होते हैं। देखिए इस्लामी राज्यों ने भी अधिकारों के सार्वभौमिकता पर सवाल उठाए। उनके अनुसार मानवाधिकार मूलतः पाश्चात्य सांस्कृतिक मूल्यों एवं विरासत की देन है जिनमें व्यक्तिवाद भौतिकवाद पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्य प्रभावी हैं। जबकि इस्लाम के समर्थकों के अनुसार देखिए इस्लामी राज्यों ने भी अधिकार की सार्वभौमिकता पर सवाल उठाए। उनके अनुसार मानवाधिकार मूलतः पाश्चात्य सांस्कृतिक मूल्यों एवं विरासत की देन है जिनमें व्यक्तिवाद भौतिकवाद पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्य प्रभावित। जबकि इस्लाम के समर्थकों के अनुसार उनके लिए व्यक्ति बजाय खुदा महत्वपूर्ण है। जबकि इस्लाम के समर्थकों के अनुसार उनके लिए व्यक्ति के बजाय खुदा महत्वपूर्ण है। धर्म निरपेक्षता के बजाय धर्म एवं धार्मिकता महत्वपूर्ण तथा व्यक्ति के बजाय समुदाय को महत्व दिया जाता है। इसी आधार पर एशियाई मूल्यों की संकल्पना का निर्माण किया गया। जब महातीर मोहम्मद ने कहा कि एशियाई मूल्य पश्चिमी समाजों के मूल्यों से अलग है। नारीवादियों ने भी मानवाधिकार की सार्वभौमिकता को चुनौती दी। इनके अनुसार को मानवाधिकार की संकल्पना मूलतः अप्रत्यक्ष सत्तात्मक है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में प्राप्त अधिकार केवल पुरुषों के लिए है जबकि महिलाओं को उनके निजी जीवन का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए बहुसंस्कृतिवादियों ने भी मानवाधिकार की सार्वभौमिकता को चुनौती इनके अनुसार आपको अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। इनके अनुसार आपको अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए ना कि केवल समानता ना कि केवल अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए ना कि केवल समानता ही पर्याप्त है। उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष देखिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष आपको है। देखिए इसका निष्कर्ष मानवाधिकार नैतिक रूप में सार्वभौमिक है। मानवाधिकार को नैतिक रूप में सार्वभौमिक है परंतु इनको लागू करते समय देश काल की विशिष्टता एवं भिन्नता का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए नकारात्मक अधिकार बनाम सकारात्मक अधिकार बनाम सकारात्मक अधिकार देखिए नकारात्मक अधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से जिसके संरक्षण के लिए बाहरी हस्तक्षेप मुख्यतः सरकार आवश्यक है। ये व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े हैं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि। वहीं दूसरी ओर वे अधिकार जिनके संरक्षण के राज्य की सकारात्मक भूमिका आवश्यक है उन्हें सकारात्मक अधिकार कहते हैं जैसे श्रमिकों के अधिकार कल्याणकारी योजना इत्यादि। अधिकारों को उपरोक्त वर्गीकरण आंगिक प्रतीत नहीं अधिकारों को उपरोक्त वर्गीकरण आंगिक प्रतीत नहीं होता। अधिकारों को उपरोक्त वर्गीकरण आंगिक प्रतीत नहीं होता बल्कि ये दोनों मिलकर समाज में सभी अधिकारों को संरक्षित करते तथा स्वतंत्रता एवं समानता को स्थापित करते। देखिए निष्कर्ष यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवाधिकार एक नैतिक मुद्दा है जो शक्ति एवं सुरक्षा की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण आवश्यक है किंतु यह संरक्षण एक तरफा मानवीय हस्तक्षेप बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ को सर्वसहमति से निर्मित मानकों के अनुसार होना चाहिए जिसमें राज्यों के
देखिए जिसमें राज्यों की सकारात्मक भूमिका आवश्यक है। आपको आगे देखिए शरणार्थी संकट देखिए आर्थिक अभाव और राजनीतिक भेदभाव के कारण विश्व में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शरणार्थियों का अनेक राज्यों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः शीत युद्ध विश्व मानवीय सुरक्षा की संकल्पना प्रमुख है। देखिए रोहिंग्या समस्या देखिए रोहिंग्या मुस्लिम धर्म को देखिए रोहिंग्या मुस्लिम धर्म को प्रचार करने वाले लोग जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं। म्यांमार के पूर्व सैनिक सरकार द्वारा इनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई। म्यांमार की पूर्व सैनिक सरकार द्वारा इनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई और इन्हें अवैध शरणार्थी कहा। 82 नागरिकता का कानून बनाते हुए 8 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को 2 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश जून और रोहिंग्याओं के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें लगभग 2 लाख रोहिंग्या व्यक्तियों ने म्यांमार छोड़ दिया और वे बांग्लादेश आ गए बांग्लादेश होते हुए भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं। वर्ष 2015 में पुनः बर्मी और रोहिंग्या के बीच हिंसक संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में शरण लेने का प्रयत्न किया, परंतु इन देशों ने रोहिंग्याओं को शरण देने से इनकार कर दिया। इससे रोहिंग्या समस्या मानवाधिकार की समस्या बन गई। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थियों उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के द्वारा इन निवासी व्यक्तियों की सहायता प्रदान इन निवासित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की तथा म्यांमार इस समस्या के समाधान का अनुरोध किया गया। रोहिंग्या और बर्मियों के बीच संघर्ष से भारत ही प्रभावित होता है। भारत ही प्रभावित और रोहिंग्या भारत में आकर बौद्ध धार्मिक स्थानों पर हमला करने की योजना बनाते हैं। देखिए रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ को बौद्ध संगठनों द्वारा हिंसा ने म्यांमार में आपको सांप्रदायिक सौहार्द में बिगाड़ दिया। बौद्ध नेता आसुन विरातु द्वारा शुरू किए गए आंदोलन 1969 द्वारा पश्चिमी प्रांत के माइकात्रा शहर से हिंसा शुरू हुई। देखिए बौद्ध चरमपंथी संगठनों का मानना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है तथा ये लोग हमारे रोजगार तथा विकास के अवसरों को छीन रहे हैं और म्यांमार में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिसका विरोध भी बौद्ध संगठन कर रहे हैं। अब तक 200 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की जा चुकी है एवं इन घटनाओं से भारत भी सतर्क हो गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में इसी तरह की हिंसा की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगस्त 2017 म्यांमार में भोंगडोम सीमा पर 9 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई। सरकार का मानना था कि यह हत्या रोहिंग्या समुदाय के आतंकवादियों ने की। परिणामस्वरूप रखाइन प्रांत में सुरक्षा बलों ने व्यापक कार्रवाई आरंभ की। इस दौरान 100 से अधिक रोहिंग्या कार्यकर्ता मारे गए तथा सैकड़ों गिरफ्तार किया गया। साथ ही म्यांमार में व्यापक पैमाने पर पलायन आरंभ हो गया। लाखों शरणार्थी बांग्लादेश, भारत तथा अन्य देशों में पलायन करने लगे। म्यांमार के सैनिकों पर हत्या, बलात्कार, प्रताड़ना संबंधी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। म्यांमार के स्टेट काउंसिल तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की पर भी आरोप लगे क्योंकि वे सरकार में है तथा रोहिंग्या पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चुप थी। देखिए म्यांमार के स्टेट काउंसिल तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की पर भी आरोप लगे क्योंकि वे सरकार में है तथा रोहिंग्या पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चुप थी। और यूरोप शरणार्थी संकट देखिए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानवीय सुरक्षा की संकल्पना को विचार दिया। इन्होंने वर्ष 1994 की संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट मानवीय सुरक्षाओं के आयामों को स्पष्ट किया। देखिए मानवीय सुरक्षा के आयामों को स्पष्ट इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित जिसमें पहला आपको आर्थिक असुरक्षा से मुक्ति देखिए यह रोजगार और वित्तीय स्थायित्व के द्वारा संभव है। दूसरा भोजन के अभाव से मुक्ति। तीसरा विभिन्न बीमारियों से मुक्ति। चौथा प्रदूषण से छुटकारा और पांचवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता।
आपको देखिए छठा आपको देखिए पर्यावरणीय खतरे से मुक्ति। छठा आपके यहाँ पर्यावरणीय खतरे से मुक्ति देखिए प्राकृतिक आपदा देखिए पर्यावरणीय खतरे से मुक्ति देखिए प्राकृतिक आपदाओं देखिए प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना वनों के क्षरण को प्रतिबंधित करना तथा जल स्तर बनाए रखना। सातवां देखिए आपको व्यक्तिगत खतरों से मुक्ति है। हिंसक अपराध देखिए हिंसक अपराध नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध बच्चों तथा महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकना। तो आठवां देखिए आठवां आपको सामुदायिक सुरक्षा देखिए परिवार को बनाए रखना भाषा एवं संस्कृति परिवार को बनाए रखना भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण तथा निर्जातीय सफाई और मानव नरसंहारों पर प्रतिबंध। आठ नंबर आपको देखिए राजनीतिक सोचा नंबर आपको यहाँ पर राजनीतिक सोचा देखिए मानवाधिकारों को उल्लंघन देखिए उल्लंघन पर प्रतिबंध तथा निरंकुश सरकारों पर प्रतिबंध अतः अतः महबूब अतः सामाजिक सुरक्षा रोजगार में वृद्धि न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता करना। दूसरा देखिए सैन्य उपाय देखिए हथियारों पर खर्च को कम करना सैन्य अड्डों को बंद करना हथियारों के निर्यात और हस्तांतरण पर प्रतिबंध सैन्य सहायता के बजाय आर्थिक सहायता पर बल देना। तीसरा देखिए उत्तर दक्षिण संबंधों की पूर्ण संरचना पर बल देना। तीसरी दुनिया के देशों के विरुद्ध व्यापारिक भेदभाव तीसरी दुनिया के देशों के बीच व्यापारिक भेदभाव की समाप्ति और उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करना। चौथा देखिए संस्थागत उपाय देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक और बनाने के बजाय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अधिनायकवादी शासन प्रणाली के बजाय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं आम लोगों के मध्य परस्पर आदान प्रदान में वृद्धि। अभी हम देखिए 9/11 का हम बात हस्तक्षेप देखिए 9/11 के बाद अमेरिकी विदेश नीति में आपको आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया गया। विचारकों के अनुसार आपको अमेरिका आतंक विरुद्ध युद्ध के नाम पर और मानवाधिकार के आधार पर अपनी सामरिक बढ़त बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा है। इससे अमेरिका अमेरिका युद्ध में कुछ लोग मानवीय हस्तक्षेप के प्रति अभी भी आशावादी हैं। उनके अनुसार मानवीय हस्तक्षेप मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों आधार पर संभव है। यद्यपि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में आत्मरक्षा के आधार पर कार्रवाई की गई देखिए वर्ष 2003 अमेरिका द्वारा इराक में हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण माना गया। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक में किए गए हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण माना गया क्योंकि उनके अनुसार आपको सद्दाम हुसैन विनाशकारी नरसंहार के हथियारों का निर्माण आपको सद्दाम हुसैन विनाशकारी नरसंहार के हथियारों का निर्माण कर रहे थे। आपको आगे देखिए 9/11 के बाद देखिए 9/11 के बाद आतंक विरुद्ध युद्ध 9/11 के बाद आतंक के विरुद्ध युद्ध और मानवाधिकार देखिए 9/11 के बाद आतंक देखिए 9/11 के बाद आपको मानवाधिकार के विषय में नवीन चिंता अनेक गैर राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यक्त की जा रही है। इनके अनुसार आपको आतंकवाद विरोधी विधि के नाम पर नागरिकत्व स्वतंत्रता एवं अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। अमेरिका में पश्चिमी देशों में भी नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। पश्चिमी देशों में भी नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया। देखिए दूसरी ओर अमेरिका द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र प्रोत्साहन नीति को लेकर भी अनेक विकासशील देश संशयग्रस्त है। दूसरी ओर अमेरिका द्वारा प्रतिपादित प्रोत्साहन नीति को लेकर भी भय है कि मानवाधिकार के नाम पर अनेक दूसरे राज्यों की श्रेणी में रखना और के बाद 9/11 के बाद
अंतर्राष्ट्रीय 60 राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध की पुष्टि की था। 138 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय रखना यह युद्ध अपराधों की जांच हेतु बनाया गया। यह युद्ध अपराधों की जांच हेतु बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मूल कार्य विश्व में कहीं भी मानवता के विरुद्ध नरसंहार को रोकना, यह युद्ध अपराधों की जांच हेतु बनाया गया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की पुष्टि अधिकार वर्ष 2006 संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग के स्थान पर की गई ताकि मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय नरसंहारों लेकर विवाद बने हुए तासुरानी आरोप हैं। यद्यपि उनका कहना है कि मानव नरसंहार के विरुद्ध पहले इजरायली प्रधानमंत्री पर अभियोग चले क्योंकि इजरायल ने गाजा क्षेत्र में अत्यधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या की पहली बार इतिहास में देखा गया जब नरसंहार के आरोप में दो पूर्व राष्ट्र अध्यक्षों सद्दाम हुसैन और स्लोबोदन मिलोसेविच सर्बिया के थे पर मुकदमे चलाए गए। यद्यपि वे मुकदमे अत्यधिक विवादास्पद और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का मत सत्य प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानवाधिकार की राजनीति न होकर मानवाधिकार की राजनीति होती है। और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का मत सत्य प्रतीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार की राजनीति न होकर मानवाधिकार की राजनीति होती है। अब आपको यहाँ देखिए मानवीय हस्तक्षेप की सफलता देखिए। प्रत्येक मानवीय हस्तक्षेप सफल नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा सोमालिया में हस्तक्षेप अल्पकालिक रूप में सफल है क्योंकि हजारों सोमालिया लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके, परंतु यह दीर्घकालिक रूप में असफल रहा। विचारकों के मध्य को कोसोवो में हस्तक्षेप बाद में फिर मानवीय हस्तक्षेप में नरसंहार घटनाएं हुई। इससे हस्तक्षेप से समस्या के मूल जड़ को समाप्त करना। ऐसे आलोचकों के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप से क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप के प्रयोग पर अभी विवाद जारी है और मानवाधिकार रक्षा के संदर्भ में गैर राष्ट्रीयकर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय। ये गैर राष्ट्रीयकर्ता तभी अपना कार्य प्रारंभ करते जब राज्यों की सहमति प्राप्त होती है। वर्तमान भूमंडीकरण के युग में आपको सर्वदेशीय विकास हो रहा है। इसलिए विश्व समुदाय मानवाधिकार के हनन के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ है। दीर्घकालिक रूप में आपको मानवाधिकार की समस्या हल करने हेतु गरीबी, अभाव, कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना होगा। देखिए दीर्घकालिक रूप में मानवाधिकार की समस्या हल करने हेतु गरीबी, अभाव, कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना होगा। अधिकांश मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं तीसरी दुनिया के देशों में हो रही है। इसलिए मानवाधिकार को बचाने का सकारात्मक प्रयत्न आवश्यक। जिसका अभिप्राय सामाजिक आर्थिक विकास और मानवीय हस्तक्षेप स्वीकार है। यदि यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वसम्मति से आपको सर्वसहमति से निर्मित मानकानुसार होता उससे किसी महाशक्ति के हितों की पूर्ति ना हो। अब गरीबी तब विकास देखिए। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट हम देखिए वर्तमान समय देशों विशेषतः एशिया अफ्रीकी देशों में
तीसरी दुनिया के देशों के पास संसाधन कमी एवं तकनीक का अभाव है। दूसरा देखिए कुपोषण की समस्या विद्यमान है। अतः समतामूलक विश्व के निर्माण हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा समतामूलक विश्व की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। समतामूलक विश्व की समतामूलक विश्व की स्थापना हेतु सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा की गई। यह वर्ष 2015 से 2030 तक चलेगा। आपको देखिए आपको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हम देखिए पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, भूख की समाप्ति, देखिए भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण और धारणीय कृषि को बढ़ावा देना। सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करना। लैंगिक समानता करने के साथ ही महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिला एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध को उपलब्ध सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सस्ती, देखिए आपको यहाँ पर सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। सभी के निरंतर समावेशी सतत विकास, सतत आर्थिक विकास, सभी के निरंतर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, सभी के आपको निरंतर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। देखिए लचीले बुनियादी ढांचे समावेशी और समावेशी और सशक्त औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। दोनों के मध्य के देशों में आपको आंतरिक असमानता को कम करना। सुरक्षित लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। सुरक्षित लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। सुरक्षित लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव से निपटने की तत्काल कार्रवाई करना। अस्थायी सतत विकास के लिए को महासागर और समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग देखिए आपको सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। सतत विकास के शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाना ताकि सभी के न्याय सुरक्षित हो सके। सतत विकास के वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। आपकी धर्म संस्कृति एवं पहचान, राजनीतिक भूमिका यहाँ देखिए। इसमें देखिए क्या देखिए वर्तमान समय विश्व से उपनिवेशवाद की समाप्ति हो चुकी है और ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो चुका है। एशियाई अफ्रीकी देशों में समाज विविधतापूर्ण, समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभी तक पूर्ण विकास, अतः बहुमत अधिकारों का दमन किया जाता है। अतः बहुमत जनसंख्या के द्वारा अल्पमत जनसंख्या के अधिकारों का दमन किया जाता है। अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के विभिन्न समुदाय के मध्य संघर्ष दिखाई देते हैं। अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष दिखाई देते हैं। अब के श्रीलंका में निर्जातीय समस्या देखिए। वर्ष 2009 में लिट्टे की समाप्ति के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे द्वारा कहा गया कि श्रीलंका की समस्या का समाधान हो गया है। क्योंकि श्रीलंका की मूल समस्या आतंकवाद की थी, जो लिट्टे की समाप्ति के बाद स्वाभाविक रूप में समाप्त हो गया है। वर्तमान समय
वर्तमान समय आपको श्रीलंका में तमिलों का नेतृत्व तमिल गठबंधन तमिल अलायंस द्वारा किया जा रहा है, जिनके अनुसार लिट्टे के खात्मे से श्रीलंका की तमिल समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अभी भी तमिलों की स्वायत्ता की मांग को लागू करना शेष है। श्रीलंका में देखिए श्रीलंका में अभी भी 13वां संविधान संशोधन लागू नहीं हो सका। श्रीलंका में अभी भी 13वां संविधान संशोधन लागू नहीं हो सका। इससे तमिलों को श्रीलंका में अभी 13वां संविधान संशोधन लागू नहीं हो, इससे तमिलों को आज भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। श्रीलंका में 13वें संविधान संशोधन द्वारा आपको 9 प्रांतीय सरकार का गठन किया गया और इन सरकारों को सुशासन को स्थानीय महत्व के अनेक विषय सौंपे गए, परंतु भूमि एवं पुलिस का विषय स्थानीय प्रशासन को नहीं सौंपा गया और उत्तरी प्रांत का स्थानीय सरकार के द्वारा पुलिस एवं भूमि प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण की मांग की जा रही है। परंतु श्रीलंकाई सरकार प्रांतीय सरकारों को भूमि एवं पुलिस विषय सौंपने का समर्थक नहीं है और वर्तमान श्रीलंका की 2/3 सेना को तमिल बहुमत वाले उत्तरी प्रांत में तैनात किया गया और वर्तमान में श्रीलंका की 2/3 सेना को तमिल बहुमत वाले उत्तरी प्रांत में तैनात किया गया था। उत्तरी प्रांत की सरकार के द्वारा श्रीलंकाई सरकार पर गृह युद्ध के दौरान मानव नरसंहार का आरोप लगाया गया था। उत्तरी प्रांत की सरकार के द्वारा श्रीलंकाई सरकार पर गृह युद्ध के दौरान मानव नरसंहार का आरोप लगाया गया। वर्तमान सरकार तमिलों के प्रति अत्यधिक सख्त दृष्टिकोण अपना रही है। वर्तमान सरकार तमिलों के प्रति अत्यधिक सख्त दृष्टिकोण अपना रही है। इसी सरकार के अनुसार तमिलों को किसी प्रकार की स्वायत्तता देने का विचार सही प्रतीत नहीं हो रहा है। श्रीलंकाई सरकार को यह भी भय है कि इन क्षेत्रों को स्वायत्तता देने से पूर्ण तमिल पृथकवाद आरंभ हो सकता है। देखिए श्रीलंकाई सरकार को यह भी भय है कि इन क्षेत्रों को स्वायत्तता देने से पुनः तमिल पृथकवाद आरंभ हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि तमिलों में भी 2 विभाजन है, मुस्लिम तमिल एवं हिंदू तमिल। मुस्लिम तमिलों से अपना अलगाव व्यक्त करते हैं क्योंकि लिट्टे ने मुस्लिम तमिलों की हत्या की थी और उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वे श्रीलंकाई सरकार के समर्थक हैं। क्योंकि श्रीलंकाई सरकार को भारत के प्रभावी होने का भय है। वर्ष 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे श्रीलंकाई सेना एवं तमिलों के बीच संघर्ष को सामंजस्य लेसन कमीशन देखिए आपको वर्ष 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंकाई सेना एवं तमिलों के बीच संघर्ष युद्ध विराम के उल्लंघन की जांच के लिए सामंजस्य आयोग देखिए लेसन लर्न एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि सिंहरियो एवं तमिलों के बीच सामंजस्य में एकता पैदा करने पर बल दिया गया है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि सिंहरियो एवं तमिलों के बीच सामंजस्य एवं एकता पैदा करने पर बल दिया गया है। आयोग के अनुसार तमिल भाषा को भी समान महत्व दिया जाए तथा तमिल क्षेत्रों में सेना की अधिक तैनाती नहीं होनी चाहिए। भारत इस आयोग के अनुशंसा का स्वागत किया यद्यपि मानवाधिकार संगठनों इसका विरोध किया। उनके अनुसार अब आयोग की रिपोर्ट केवल दिखावा। लिट्टे के शांति के बाद भी तमिल समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। यहाँ से भाग 5 का आपका अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आपको भाग 6 अगले वीडियो में पढ़ेंगे।